May I come in, sir? यस कम इन। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। केशव यादव, जी सर। बीटेक कब की आपने? सर 2017 में। कहाँ से की आपने? सर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। ये गुरुकुल कांगड़ी नाम है वो कैसे रखा गया है? सर जब हमारा सर आर्य समाज एस्टेब्लिश किया गया था तो सर उसके कुछ सालों बाद जो दो डाइवर्स थॉट्स थे जो इसमें प्रचलित हुए, एक लिबरल थॉट और एक कंजर्वेटिव थॉट। तो सर जो लिबरल थॉट था सर उन्होंने डीएवी स्कूल से बनाए, दयानंद एंग्लो वैदिक, और जो कंजर्वेटिव थॉट था उन्होंने गुरुकुल्स की स्थापना की। और सर क्योंकि यह स्थापना कांगड़ी नाम के गांव में हुई थी 1902 के अंदर, तो इसका नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पड़ा। अच्छा 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 अच्छा। हरिद्वार, जी सर। होली सिटी ऑफ इंडिया, जी सर। क्यों कहा जाता है इसको? सर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक जगह है हर की पैड़ी सर, उसका मतलब है कि जो विष्णु जी या कई बार शिव जी से भी एसोसिएट किया जाता है कि उनके यहाँ पर उनकी कृपा रहती है, उनके मतलब जो वो पाथ शो करते हैं उसके अनुसार लोग चलने की कोशिश करते हैं। सर वहाँ जो हर की पैड़ी है उसकी सिग्निफिकेंस है। और सर हरि के द्वार, सर इसी वजह से हरि के द्वार नाम है। भारत माता का मंदिर भी है एक वहां पे है जो। सॉरी सर ये तो मुझे नहीं सुना आपने, जो कोई बात नहीं। 2017 में आपने बीटेक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो, और तो अब आप जो उसके पश्चात है वो आप जेईएन है वो जयपुर विद्युत वितरण में लगे हुए हैं। सर सॉरी सर, मैं सर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में हूँ। अच्छा अच्छा, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नहीं है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। सर उसमें वो भी आता है, मतलब उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। तो आप उसमें जेईएन के पद पे काम कर रहे हैं, तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुरूप बिल्कुल आप अपने है वो सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने की आपने है वो कैसे सोची? क्या आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यूज है वो आपकी इस सेक्टर में है वो नहीं करना चाहिए? जी सर, सर बिल्कुल करना चाहिए सर। मैं 2022 में मेरे अपॉइंटमेंट हुआ था, तब से मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। 3 साल से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं सर। मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ पर था तो सर वहाँ पे सिर्फ मोनोटोनस काम था, और सर उसमें मैंने काफ़ी कुछ डिपार्टमेंट से सीखा भी है। और सर अगर इधर आता हूँ मैं जनरल सर्विसेज के अंदर, तो सर अगर मैं एनर्जी डिपार्टमेंट या किसी और में लगता हूँ तो मुझे लगता है जितना भी मैंने वहां पर सीखा है उसको मैं कंट्रीब्यूट किसी और रूप में ज्यादा बड़े स्केल पर कर सकता हूँ। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं एनर्जी डिपार्टमेंट में ही मुझे काम करने का मौका मिलता है तो मैं ना सिर्फ उत्पादन बल्कि ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें भी काम कर सकता हूँ, और जो भी मैंने सीखा है उसका प्रैक्टिकल यूज किसी और सर्विसेज में या डिपार्टमेंट में भी मैं कर सकता हूँ। आपने बताया इसमें मोनोटोनस है जो वो हो जाता है, तो ये तो जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आपने लिया सब्जेक्ट, तो ये तो अपने आप में मोनोटोनस हो गया कि मुझे केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेक्टर में ही मुझे है वो सारी नॉलेज प्राप्त करनी है। जी सर। तो उस वक्त आपने है वो इसको है वो बिल्कुल क्यों नहीं सोचा कि मुझे सभी सब्जेक्ट्स में है वो पढ़कर है वो सभी में एडमिनिस्ट्रेशन में जाना ज्यादा फायदेमंद रहता है? जी सर। सर जैसे जैसे सर मैं खुद की बात करूं तो जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, एज बढ़ती है, तो सर होलिस्टिक व्यू होता जाता है सर, कॉम्प्रिहेंसिवनेस बढ़ती जाती है, और चीज़ों के सीखने के बारे में उत्सुकता बढ़ती जाती है। तो सर मुझे लगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखने के बाद जब मैंने काम किया तो सर, और सर जब चीज़ों को पढ़ा तो सर जनरल स्टडीज के पेपर में भी, और खासकर जो करंट अफेयर्स थे सर उनमें भी धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ और मुझे मौका मिलता है तो हो सकता है मेरे खुद के लिए और समाज के लिए या फिर लोगों के लिए भी मैं कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकता हूँ। आज ये प्राय अभी देखा गया रिसेंट कुछ वर्षों में है, वो सभी जो इंजीनियरिंग चाहे वो आईआईटी ट्रिपल आईटी से है या दूसरे एनआईटी से जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो सब है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं अपने मूल ढांचे को छोड़कर है वो। इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? सर
इससे पहले सर अगर उनके पीछे रीजंस का पता किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सर एक तो वहाँ पे जो कॉर्पोरेट कल्चर है सर, उसके अंदर जो वर्किंग कल्चर है उसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हैं सर। दूसरा, जैसे जैसे इंसान और ग्रोथ की तरफ बढ़ता है तो उसका दायरा और ज्यादा बढ़ता है, तो सर उसे लगता है कि अगर वो किसी दूसरे सेक्टर में, और सर जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो सर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करने का ज्यादा मौका मिलता है उन्हीं स्किल्स के साथ। तो मुझे लगता है सर इस वजह से लोग ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। या फिर आप अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में है, वो कौन कौन सी क्वालिटीज मानते हैं जो कि एक नॉन टेक्नोक्रेट में है वो प्राय नहीं मिलती हैं? सर जैसे मैं खुद का वर्किंग नेचर की बात करूं तो सर मेरा हर 3 दिन के अंदर ड्यूटी आवर्स और ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज होती रहती है, प्लेस भी चेंज होती रहती है। तो सर एक तो मुझे लगता है जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मैं अगर इधर किसी भी सर्विसेज के अंदर मुझे मौका मिलता है तो सर वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं काम करेगी काम करने के लिए। सर दूसरा, वहां पर जो डिसीजन मेकिंग है सर वो विद इन 2 to 5 मिनट्स डिसीजन लेने पड़ते हैं, नहीं तो जो ग्रिड है वो अनबैलेंस तुरंत हो सकती है। तो सर मुझे लगता है वो जो इमरजेंसी आवर्स के अंदर जो पेशेंस रख के जो भी डिसीजन, और जो अपने कलीग्स हैं और जो जूनियर हैं और सीनियर उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इतने कम टाइम स्पेन के अंदर ये सब कुछ चीजें करना, तो मुझे लगता है ये क्राइसिस मैनेजमेंट वाली और दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी वाली, सर ये 2 चीजें मुझे लगता है जो मैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सर। ये तो मैंने ये जो क्विक डिसीजंस हैं वो तो कई बार है वो बहुत, जैसे कहते हैं ना कि गले की घंटी बन जाते हैं कि क्विक डिसीजन ले लिया, इस डिसीजन पे रहना है वो संभव नहीं हो पाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो है क्विक डिसीजन है वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। जी एक सर। तो सोच समझ के डिसीजन ले, एक क्विक डिसीजन ले, ये दोनों तो बहुत अलग अलग हो जाते हैं। जी सर। सर जो मेरा वर्किंग नेचर है उसका उसका नेचर ही ऐसा है कि अगर हमें सोच समझ के और वो तुरंत ही डिसीजन लेना, उसमें हम 5 मिनट से ज्यादा का डिले नहीं कर सकते। सर जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो यहाँ क्विक डिसीजन और सर सिचुएशन के हिसाब से कई बार क्विक डिसीजन भी लेने पड़ते हैं और कई बार सोच समझ के भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जो सर क्विक डिसीजन भी होता है सर उसमें भी काफी चीजें सोच समझ के उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। आपने आरएस के बाद में सेकंड प्रेफरेंस है वो आरटीएस दी है, आरपीएस भी नहीं दिया है, क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? सर मुझे लगा जो पुलिस सर्विस है सर वो काफी बेहतरीन सर्विस है सर, उसके लिए कुछ डेफिनेट स्किल सेट और सर कुछ एट्रीब्यूट्स की जरूरत है सर। उनमें से एक है वो फिजिकल एट्रीब्यूट है। तो सर मुझे लगा कि अगर मेरी जगह, मतलब मैं ना तो खुद के साथ जस्टिस कर पाऊंगा ना सर्विसेज के साथ जस्टिस कर पाऊंगा, अगर उससे अच्छा अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को जो उसी स्किल सेट के साथ उसमें जाता है तो सर्विसेज के लिए भी अच्छा होगा और खुद इंसान के लिए और पीपल के लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसा क्या कमी मानते हैं अपने आप में कि फिजिकल उसमें जो कि प्रॉब्लम है आपको है जो? नहीं सर, फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी जो फिजिकल रिक्वायर, मतलब जो बॉडी है सर, उससे अगर इधर कोई दूसरा इंसान जिसकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है और वो अगर मुझसे बेहतरीन है तो सर उसे मौका मिले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। जूनियर इंजीनियर के रूप में अभी आपको क्या काम करने पड़ रहे हैं? सर मुझे अभी जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है और जो ग्रिड की स्टेबिलिटी है सर, उसमें जो डिमांड और सप्लाई है सर उसको बैलेंस रखने का काम करना पड़ता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी 2 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं, जापान और चाइना। जी सर। जापान और चाइना दोनों के बीच में ही अच्छे संबंध नहीं है। जी सर। और दोनों देशों की यात्रा है वो बिल्कुल एडजॉइनिंग यात्रा है मोदी जी की। क्या उद्देश्य है मोदी जी के इन दोनों देशों की यात्रा करने का है? सर अभी सर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहले जापान की यात्रा पर गए थे सर, वहां पे 2-3 जो प्रमुख इश्यू थे सर। एक तो जो जापान है वो हमारी एनर्जी के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर सर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी। तो सर एक तो सर उस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा जाए सर, उसके लिए $68 बिलियन की डील भी की गई है सर। दूसरा जो जापान है सर, वहां से जो सप्लाई चेन्स हैं सर उसमें अगर कुछ मदद मिले ताकि जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है वो बरकरार रहे सर। तीसरा जो स्किलिंग का पार्ट है जिसके तहत 5 लाख लोग और इंक्लूडिंग 50,000 इंडिया से जो लोग वहां जाने का निर्णय लिया गया है ताकि हम स्किल सीख के वापस यहाँ जो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर उसको और बेहतर कर सकें सर। चौथा सर जो स्पेस सेक्टर के अंदर कोलैबोरेशन किए गए हैं सर, ये कुछ। और चाइना जी? सर चाइना में सर पर से चाइना से बात करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, वहां पे एससीओ की समिट हो रही है तो सर उसको अटेंड करने के लिए वहां पे गए हुए हैं
और हो सकता है कि साइड लाइन्स पे चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ में उनकी मुलाकात हो। चाइना से वैसे अपना हमारा जो भारत का है वो परंपरागत विवाद है, वो किस बात को लेकर है? सर जो हमारे विवाद है सर, एक तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं सर, उनको क्या डिस्प्यूट है? सीमा विवाद है वो, क्या डिस्प्यूट है भारत और चाइना के बीच में है वो? सर भारत और चाइना के बीच में सर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो सर उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो सर जो वेस्टर्न सेक्टर है, लद्दाख का रीजन है सर, वहाँ पे 2 लाइन है, एक मैकडोनाल्ड लाइन और एक जॉनसन लाइन। तो सर इंडिया है जॉनसन लाइन को अपनाता है, जिसके तहत जो अक्साई चीन वाला रीजन है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है, जबकि चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है। सर जो वेस्टर्न सेक्टर है जिसके अंदर हिमाचल और उत्तराखंड आते हैं, वहां पर सर कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है दोनों के बीच। जबकि सर जो ईस्टर्न सेक्टर है जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, उसके तहत सर मैकमोहन लाइन है, चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जो कि डी फैक्टो बॉर्डर का काम करती है। तो सर ये मेन डिसएग्रीमेंट है बॉर्डर डिस्प्यूट्स। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो एससीओ का जो सम्मेलन हो रहा है वो काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है। जी सर। ये महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है इसको, एससीओ के सम्मेलन को है वो? सर अभी सर जो ऑनगोइंग टैरिफ वार चल रहा है, खासकर जो यूएस के द्वारा चलाया जा रहा है, तो सर उससे हर कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, इंक्लूडिंग इंडिया जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। सर दूसरी तरफ अगर हम रशिया को देखें तो सर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को भी काफी दबाव झेलना पड़ रहा है। और सर कहीं ना कहीं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो सर की बात हो रही है, जिसमें चाइना एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, तो सर चाइना भी एक जो यूनिपोलैरिटी है यूएस की उसको चैलेंज कर रहा है। सर इन सबसे सर सप्लाई चेन्स और मिनरल्स हैं सर, जो भी ट्रेड है वो काफी इफेक्टिव हो रहा है। तो सर इन सब के बैकग्राउंड में जो एससीओ की समिट है और महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है केशव जी, जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी सर, कंफर्टेबल सर। कंप्लीटली कंफर्टेबल? नहीं सर, हल्का सा नर्वसनेस जो ये किसी भी ऐसे एंगेजमेंट में होता है वो जरूर है, लेकिन आई एम बिट कंफर्टेबल। ठीक है। खैरथल और तिजारा, जी सर। पहले क्या नाम था इस डिस्ट्रिक्ट का? सर अलवर जिला था सर, उसको रिऑर्गेनाइज करके 3 जिलों में डिवाइड कर दिया गया। एक खैरथल तिजारा, दूसरा कोटपुतली बहरोड और तीसरा सर जो बचा हुआ पोर्शन है उसको अलवर जिला बोला गया। खैरथल तिजारा है, इसका अभी इसके ऊपर क्या डिस्प्यूट चल रहा है? इसके हेडक्वार्टर को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्या? जी सर। क्या डिस्प्यूट है? सर जो खैरथल तिजारा का जो हेडक्वार्टर है सर वो खैरथल शहर के अंदर है। सर पहले एक डिस्प्यूट था कि तिजारा के लोग चाहते थे कि जो हेडक्वार्टर है वो तिजारा में आए, और सर लेटेस्ट एक विवाद, एक और नई कंट्रोवर्सी आई कि जो भिवाड़ी है जो एक नियर बाई सिटी है सर, कुछ लोगों का तर्क है कि जो हेडक्वार्टर है भिवाड़ी में शिफ्ट किया जाए। किन लोगों का तर्क है? सर जो भिवाड़ी और उसके आसपास के जो रीजन के लोग हैं सर, वो ये चाहते हैं क्योंकि वहां पर पहले से ही कई ऑफिसेज हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पे सारे ऑफिस आए तो सही रहेगा। सही क्या रहेगा आपके सोच में? सर कहाँ रखना चाहिए? सर इससे पहले मैं अगर कुछ पॉइंट्स बता सकूं तो सर वो ज्यादा अच्छा मेरे हिसाब से होगा। सर जो भिवाड़ी शहर है सर, एक तो जो खैरथल शहर है उसके अंदर सर काफी लैंड, गवर्नमेंट लैंड है वो खाली है, तो सर जो गवर्नमेंट ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड एक्वायर करने की जगह नहीं है। सर दूसरा जो खैरथल शहर है वो सर जो खैरथल तिजारा की पूरा जो जिला है उसके लगभग सेंटर में लोकेटेड है, और वहाँ पे रोड और रेलवे दोनों की कनेक्टिविटी है खैरथल में। जी सर। सर तीसरा जो भिवाड़ी शहर है वो सर 3 साइड से हरियाणा से घिरा हुआ है, तो सर 3 साइड उसका जो विस्तार है वो नहीं हो सकता। तो सर मुझे लगता, और सर वो एकदम बाउंड्री पे है, तो सर पूरे जिले के लोगों को वहां तक जाना पड़ेगा अगर वहां पे हेडक्वार्टर बनता है तो सर मुझे लगता है इस चीजों को देखकर अगर खैरथल ही हेडक्वार्टर रखा जाए तो वो ज्यादा सही हो सकता है। ठीक है। खैरथल तिजारा में का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सर पहले सर मुगल रूल्स के अंदर सर सिंध से काफी लोग सर जब औरंगजेब के दौरान हरियाणा से और सिंध से काफी सर जो सिंधी समाज के लोग थे, कायस्थ समाज के लोग थे, वो खैरथल में आकर बसे हुए थे। तो सर वहां से कायस्थल नाम पड़ा और कायस्थल का धीरे धीरे नाम चेंज होता हुआ खैरथल पड़ गया। ठीक है। सर तिजारा का सर महाराजा सुशर्मा जी थे, तो सर उन्होंने एक त्रिगर्त नगर नाम का प्रदेश बसाया था। तो सर फिर उनके एक वंशज थे तेजपाल जी, उन्होंने त्रिगर्त नगर के अंदर
त्रिगत नगर एक प्रदेश था, त्रिगत प्रदेश था, उसके अंदर एक त्रिगत नगर नाम का शहर बसाया जिसको बाद में तिजारा कहा गया। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जी सर। क्या क्या चैलेंजेस हैं? सर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कई चैलेंजेस हैं सर। पहला तो जो AT&C लॉसेज हैं सर, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज जो हैं वो काफ़ी हाई हैं इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग राजस्थान। सर दूसरा जो ACS ARR गैप है सर, वो जीरो नहीं है, वो भी काफ़ी हाई है। ये सर, क्या होता है? सर एनुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एनुअल रेवेन्यू रियलाइज, मतलब सर अगर हमें बिजली 1 रुपए की खरीदनी पड़ रही है तो जब हम उसे बेच रहे हैं कंज्यूमर्स को तो हमें 1 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब हमारी पूरी कॉस्ट रिकवर हो रही है कि नहीं हो पा रही है, तो सर वो नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रहा है। यस सर। क्या सर कारण है उसका? सर उसका मेन रीजन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होता है और सर जो लॉसेज होते हैं लाइंस के अंदर सर, वो इसके बड़े रीजन हैं। और सर एक सब्सिडी की प्रॉब्लम है, खासकर क्रॉस सब्सिडाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और सर जो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर की जाती है सर, वो भी काफ़ी डिले होता है उसमें भी। फिर सर उससे ट्रांसमिशन और जनरेशन सेक्टर भी प्रभावित होता है। तो सर पावर सेक्टर में सारी की प्रॉब्लम्स की जो जेनेसिस है वो कहीं ना कहीं हमें डिस्कॉम में देखने को मिलती है, उसके बाद उसी का रिपल इफेक्ट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के क्या क्या मोड हो सकते हैं? सर हम जनरेशन को सर 2 तरीके से बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, या फिर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। सर अगर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात की जाए तो सर जहाँ पर नॉन रिन्यूएबल हमारे अभी तक ट्रेडिशनल सोर्सेज रहे हैं, चाहे वो कोल हो, चाहे गैस हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों। सर अगर रिन्यूएबल की बात की जाए तो उसमें सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड, हाइडल पावर प्लांट्स, सर ये सब रिन्यूएबल के अंदर आते हैं। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल की क्या प्रोसेस होती है? जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जी सर। क्या प्रोसेस है उसकी जनरेशन की? सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सर सबसे पहले पानी के फ्लो को रोका जाता है, वो हम डैम बनाकर करते हैं। सर फिर जो पानी का फ्लो है सर, वो क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो सर उसे काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है, और जो वो वाटर टर्बाइंस होती हैं सर उनके ऊपर उसको गिराया जाता है, जिससे सर टर्बाइंस रोटेट करती है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर पोटेंशियल एनर्जी का संबंध हाइट से होता है सर, इसका फॉर्मूला mgh होता है। तो सर जितनी ज्यादा हाइट होगी तो सर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की, सर जैसे यहाँ पर पानी है, उसकी बहुत ज्यादा होगी। सर काइनेटिक एनर्जी का जो संबंध है वो वेलोसिटी या स्पीड से होता है सर, इसका फॉर्मूला ½ mv² होता है। तो सर हम जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है का प्रिंसिपल है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर जो पोटेंशियल एनर्जी है सर, उससे काइनेटिक एनर्जी में पानी को जो ऊपर से गिराया जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो सर वो काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। सर वो काइनेटिक एनर्जी जो टर्बाइंस लगी होती है नीचे सर, उनको घुमाती है, और सर उनसे सर जनरेटर हमारा कपल्ड होता है। तो सर जो वो मैकेनिकल एनर्जी थी सर, उसको जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सर फिर वो ग्रिड को सप्लाई की जाती है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े सुधार के दौर में चल रहे हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर ये तो पूरी तरीके से कहना सही नहीं होगा कि सुधार, पर सर सुधार की तरफ कदम जरूर बढ़ाए जा रहे हैं। अब वो सर कितने आगे तक पहुंचते हैं या फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है सर, वो तो आने वाले समय में ही कह पाना ज्यादा सही होगा। क्या कौन कौन सी चीज़ों को देखकर आपको लगा कि हाँ सुधार की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं? सर पहला तो सर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसमें सर अभी जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो सर ये सहमति बनी थी कि हम स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स करेंगे और काफ़ी जगह से जो डिसएंगेजमेंट है उनकी तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। सर दूसरा, सर जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे तो सर 3 चीज़ों की पॉजिटिव इंडिकेशन मिले थे कि इनको आगे आने वाले समय में किया जाएगा, जिसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी सप्लाई इंश्योर करना, सर दूसरा फर्टिलाइजर्स है सर उनके लिए सप्लाई वो करना, और सर जो तीसरा जो टनल बोरिंग मशीन है सर उनको इंडिया को प्रोवाइड कराना, और सर तीसरा जब जो टैरिफ वार चला है तो सर इसमें चाइना ने भी इंडिया के पक्ष में बयान दिए हैं। बेशक वो सिंबॉलिक हो सकते हैं, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि दोनों के बीच जो पहले जितनी असहमति थी अब उससे सहमति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए दोनों देश राजी जरूर है। ठीक सर। क्रिकेट हॉबी आपकी? जी सर। एशिया कप के क्या संभावना है भारत की? सर जो इंडियन गवर्नमेंट है सर
उनका ये कहना है कि कोई भी जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है या आईसीसी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट होते हैं सर, उनके अंदर हम अपने कंट्रीज को अलाउ करें, कंट्रीज के प्लेयर को अलाउ करेंगे तो सर एशिया कप की पूरी संभावना है कि वो होगा। जी सर। ठीक है, और भारत के जीतने की कितनी संभावना है? सर बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडिया जीते। ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग करवाते ही क्यों? ऑलरेडी सिलेक्शन तो तय होता है कि 8-10 नाम तो पहले से तय हैं, खाली 11वां 12वां तो चूज करना है। क्यों करवाते हुए मीटिंग? क्यों जनता का इतना पैसा इन मीटिंगों के, होटल के खर्चे में, इन सब चीजों में खर्च किया जाता है? सर सिलेक्शन कमेटी सर कई पैरामीटर से जिनको देख के तय है ना, बता दी ना, 10 खिलाड़ी तो हमेशा खेलते खेलते वही है। नहीं सर, ऐसा कहना हर समय के लिए तो सर सही नहीं होगा, क्योंकि सर कई ऐसी ग्राउंड कंडीशंस होती है, कई पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं सर। कई ग्राउंड तो जो इंजर्ड है 10-12 में से वो बाहर होगा, उसे कोई सा एक आ जाएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों करवाते हो उसकी मीटिंग? क्यों बनाई है कमेटी? बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी और अध्यक्ष है वही चूज कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? एक अलग से 5 लोगों को, 3 लोग स्पेशली हमेशा रहते हैं, उनको तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? क्यों टैक्स पेयर का पैसा खराब कर रहे हैं? सर अगर हम सिलेक्शन कमेटी की देखें तो सर जितना डाइवर्सिफाई हो सके, अगर कोई डाइवर्सिफाई कर दिया ना ब्रदर, कर दिया ना। 10 मेंबर आप भी समझ गए ना, 10 हमेशा खेलेंगे वो तो फिक्स है, तो 2 को चुनने के लिए क्यों इतना माथाकूटी कर रहे हो और क्यों इतना पैसा खराब कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा कहना सर, अभी जैसे हम अगर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की देखें तो सर यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का बहुत ज्यादा रोल होता है। उन्होंने नए प्लेयर्स को मौके दिए और तो आना ही था, पुराने चले गए तो नए तो आएंगे। उसमें उनका कौन सा विशेष रोल है? ये 3 गए और ये 3 बढ़िया रन बना रहे हैं, उनको ले लो। या पहले बेंचमार्क तय कर दो कि रणजी में जिसके सबसे ज्यादा रन होंगे उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया हो जाएगा। सर टेस्ट में, क्योंकि रणजी सर टेस्ट फॉर्मेट हो तो सर जो टेस्ट के लिए सिलेक्शन होता है सर, उसमें तो रणजी को सबसे ऊपर रखा जाता है सिलेक्ट करने के लिए। और वनडे के लिए सर वनडे सर T20 और टेस्ट का मिक्स है, जहाँ पे स्किल सेट भी होना चाहिए लेकिन साथ साथ एग्रेसिवनेस भी होनी चाहिए। अच्छा, ये स्किल सेट से आपका क्या आशय है? सर जो जैसे बॉलर है तो उसकी बॉलिंग स्किल्स हो, बैट्समैन है तो उसकी बैटिंग स्किल्स हो, सिर्फ पावर आप क्या है, बॉलर है बैट्समैन है आप? सर बॉलर। बॉलर हो? जी सर। इन स्विंग दिखाओ मेरे को, एक्शन कैसे करोगे इन स्विंग के लिए? मैं बैट्समैन हूँ, आप बॉलर हैं, इन स्विंग डालनी है आपको मेरे को, कैसे डालेंगे? सर इन स्विंग के अंदर सर जो सीम पोजीशन होती है, ठीक है सर उससे बगल से पकड़ के सर, अगर जो मतलब बगल का मतलब क्या है सर? मतलब साइड से सर, जो सीम से हल्का सा साइड में, और सर जो मतलब जो सर उंगलियों की हमारी पोजीशन होती है सर, उसके साथ अगर एंगल से बॉल डाली जाए और जो दोनों जो रफ सरफेस और जो सर जो शाइनिंग सरफेस है, अगर उनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, और सर अगर वेदर कंडीशंस भी अनुकूल है, बिल्कुल नई की नई बॉल में इन स्विंग हो जाती है जी सर, तो वहां तो रफ सरफेस और शाइनी सरफेस का कोई मतलब ही नहीं है सर। लेकिन जो वेदर कंडीशंस हैं सर, वो सर टर्बुलेंट जो एयर फ्लो सर, दोनों साइड जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है सर, कितने डिग्री के एंगल पे गेंद मूव करती है तब उसे इन स्विंग कहते हैं? सर अलग अलग सर, ज्यादा भी सर 2.5 डिग्री 1 डिग्री सर, अगर 2.5 डिग्री भी हुआ है तो सर आइडियल माना जाता है। आइडियल माना जाता है। भारत के 3 स्विंग बॉलर्स के नाम बता दीजिए जिन्होंने माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया। एक तो ट्रेडिशनली बता दीजिए जो पुराने रहे हो, एक वो बता दीजिए जिन्होंने अलग ही लेवल पे माइलस्टोन सेट कर दिया स्विंग बॉलिंग का, और तीसरा वर्तमान के बता दीजिए कोई एक। सर अगर पहले देखा जाए तो सर जो जहीर खान जी थे सर, अगर ट्रेडिशनल देखें तो सर वो स्विंग बॉलर थे, और सर बीच में या फिर थोड़ा सा पहले देखा जाए तो सर जो भुवनेश्वर कुमार जी थे तो सर वो स्विंग बॉलर। ऐसी क्या वजह होती है कि जो भी स्विंग बॉलर आते हैं वो शुरू में तो बड़ा धमाकेदार काम करते हैं और साल 2 साल में या अधिकतम 5 साल में उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है? सर उसमें ये रहता है कि जो स्विंग जब बॉल इन मतलब शुरुआत में जो स्विंग कर रही होती है सर, जब तो उनको अच्छा मतलब बैट्समैन को वो कर सकते हैं, मतलब धोखे में रख सकते हैं, लेकिन सर जैसे स्विंग खत्म होती है और अगर उनके पास स्पीड नहीं है तो सर वही उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव। तो खत्म क्यों जाती है उनकी स्विंग, ये तो जानना चाह रहा हूँ। सर आदमी भी वही है, बॉल भी वही है, आप जो एक्शन बता रहे हो वो भी वही है, फिर सर जो बॉल की जो शाइनिंग और वो होती है सर, वो सब गड़बड़ा जाती है, जिससे तो भुवनेश्वर कुमार भी आज वही है, मैच में नई बॉल भी ली जाएगी। आज भुवनेश्वर कुमार फ्लॉप क्यों है ये जानना चाहता हूँ मैं। खेल रहा है ना अभी भी? हाँ सर, पर सर अगर भुवनेश्वर कुमार जी का वो देखें तो सर उन्होंने डेथ बॉलिंग में सर स्पेशली स्लोअर बॉल और यॉर्कर बॉल से काफी सुधार किया है। तो सर नकल बॉल क्या होती है? सर नकल बॉल जब एक्शन किया जाता है तो सर कैसा एक्शन बताओ?
आपको नकल बॉल डालनी है, सर बैट्समैन है, कैसे डालोगे? सर अगर मैं सर बॉल को पकड़ूं, सर पीछे से पकड़ा जाता है यहाँ से, सर ऐसे नहीं पकड़ा जाता, और सर जब मैं उसी एक्शन से डालता हूँ तो सर वो स्लो हो जाती है। तो सर वो सिली पॉइंट क्या है? सर सिली पॉइंट मतलब सर फील्डिंग पोजीशन है। आप बैट्समैन है, सिली पॉइंट किधर होगा? सर सिली पॉइंट सर सामने होगा, जस्ट मतलब जहाँ पे बैट्समैन खेल रहा है। आर यू श्योर? सॉरी सर, इसके बारे में श्योर नहीं। ठीक है, जिज्ञासा और बढ़ाओ। आजकल की कमेंट्री में सिखाया ही नहीं जाता सर। अच्छा, एनीवे, हरिद्वार का गंगा नदी से ज्योग्राफिकली क्या लिंकेज है? क्या स्पेसिफिसिटी है हरिद्वार की? सर जब ज्योग्राफी के आधार पे बताओ, गंगा नदी के संदर्भ में। जी सर, सर जब हरिद्वार एक प्लेन रीजन है, तो सर उससे पहले जो हमारा ऋषिकेश है सर, वहां तक जो गंगा नदी है वो हिली एरिया के अंदर बहती है, और सर ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में वो प्लेन एरिया के अंदर शुरुआत में आती है। ऐसा क्या होता है सडनली? सर वहां पर जो टोपोग्राफी है सर, उसका मेन फैक्टर है। Okay. सर उससे पहले सर हिली एरिया काफी ज्यादा होते हैं, नैरो वैलीज के अंदर सर गंगा बहती है। जैसे ही सर हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में सर ट्रांजिशन होता है, और हरिद्वार तक आते आते एकदम प्लेन एरिया है। आप गुरुकुल कांगड़ी से पढ़े, आपने फरमाया था कि ये जो आर्य समाज था उसका बाइफर्केशन हो गया, कंजर्वेटिव और जो मॉडर्न था उसके अंदर। जी सर। तो आपको भी क्या कंजर्वेटिव नॉलेज मिली है कि इस गुरुकुल कांगड़ी से? और अगर ये कंजर्वेटिव नॉलेज थी तो ये बीटेक कैसे हो गई यहाँ से? सर जो गुरुकुल कांगड़ी है सर, उसके अंदर इस समय तो मॉडर्न और कंजर्वेटिव दोनों ही नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, तो आप तो कह रहे थे कि ऐसी मिलती है वहाँ पे कंजर्वेटिव नॉलेज। आपको कौन सी कंजर्वेटिव नॉलेज मिली? सर एक तो वहां पर सर जो बॉयज और गर्ल्स हैं सर, उनके अलग अलग कॉलेजेस हैं। वो तो हर जगह ही है। नहीं सर, लेकिन जनरली सर अगर हम और कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखें तो या तो कोएड है या सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेजेस हैं, सिर्फ बॉयज के लिए कॉलेजेस नहीं है, वो सिर्फ गुरुकुल के अंदर है। सर दूसरा वहां पर सर जो आर्य समाज की थी जो हवन के प्रति वो है सर, वो रोजाना सुबह एक्टिविटी कराई जाती है ताकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है। करते थे डेली हवन वहाँ पे कॉलेज में? करते थे सर। क्या होता है इस हवन से, कैसे प्योरीफाई हो जाती है यार? मेरा तो ये मानना है, इससे तो लकड़ियों को जलाने से कार्बन एमिशन होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। हाँ सर, ये भी मतलब आप तो सपोर्ट कर रहे हो इसको, बिल्कुल झंडा लेकर के खड़े हो गए आप तो। सर लेकिन ऐसा किसने स्थापित की थी इस गुरुकुल को? सर स्वामी श्रद्धानंद जी ने। स्वामी श्रद्धानंद जी ने। लाला हंसराज कौन थे? सर लाला हंसराज और सर जो लाला लाजपत राय जी थे सर, वो सर जो रिफॉर्मिस्ट थॉट था, जो जिन्होंने सर डीएवी स्कूल्स बनाए सर, उनका प्रतिनिधित्व करते थे सर। वो भी आर्य समाजी थे, पर सर वो डीएवी मतलब जो डीएवी स्कूल्स बने या जो लिबरल थॉट था सर, वो उनको रिप्रेजेंट करते। एनीवे, एनर्जी डिपार्टमेंट में है आप। व्हाट इज एनर्जी? डिफाइन इट। सर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पावर है सर, वो एक अगर उसके साथ अगर टाइम इंटरवल को जोड़ दिया डिफाइन द एनर्जी। सर एक किसी भी मतलब पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना टाइम ट्रेवल कर रहा है सर, अगर उसको पावर से मल्टीप्लाई डिफाइन द एनर्जी। आप एप्लीकेशंस बता रहे हैं, जो दोनों बात बताई। डिफाइन द एनर्जी। सॉरी सर, मैं समझ नहीं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। थैंक यू सर। पानी की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या है मूल वजह इस कन्वर्जन की? कैसे कन्वर्ट होता है ये तो मैं समझ गया, mgs से हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। हो कैसे जाएगा? सॉरी सर, समझ नहीं पाया, मतलब हो कैसे जाएगा? आपने कहा पानी की पोटेंशियल एनर्जी को डैम बना के पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जाती है, उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, उसका कारण क्या है? सर एनर्जी का सर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर, डैम्स के थ्रू उनकी जो पानी की जो स्थिर पानी होता है, जो स्टिल वाटर होता है सर, उसको वेलोसिटी दी जाती है। तो सर वो कैसे मिल जाती है वेलोसिटी स्थिर पानी को? सर पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है सर, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है। बस वही जानना चाह रहा हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह क्या है? अब आप पहुंच चुके हैं मेन मुद्दे तक। सर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह सर हाई सर जो पानी है डैम से पहले जो रिजर्वायर उसके अंदर सर बहुत ज्यादा प्रेशर ऑफ ग्रेविटी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जापान और चीन की यात्रा पर हैं। मेरा मानना है कि अगर इन देशों से सही संबंध हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भविष्य का अच्छा रोड मैप तैयार हो सकता है। जी सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी सर। अगर हैं तो 3 कारण बता दीजिए, उससे क्या होगा? समझे सवाल? समझे? जी सर। बताएं।
सर पहला अगर हम जापान की बात करें तो सर जो वो सप्लाई चेन्स अगर हमारी रेजिलियंट हो जाती हैं तो सर जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी सप्लाई, अल्टरनेटिव सप्लाई हम हमेशा इंश्योर कर सकते हैं। सेकंड सर दूसरा, चाइना के साथ अगर हमारा होता है तो सर वहां से भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं सर। नेक्स्ट इसके अलावा सर एनर्जी सेक्टर के अंदर ही। सर तीसरा, हम जो चाइना के अंदर जो विंड पोटेंशियल है और जो उसने इंस्टोर रिन्यूएबल एनर्जी में काम किया, अगर हम उससे सीख लें, खासकर जो सिलिकॉन जो हमारे मॉड्यूल सोलर मॉड्यूल्स हैं उसकी 70% सप्लाई चाइना से होती है। तो सर सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई और सर सप्लाई चेन। ईवी व्हीकल्स में हम मानते हैं इन दोनों देशों की तरफ हम देख रहे हैं कि अगर संबंध वास्तव में अच्छे हो जाए तो ईवी व्हीकल्स की जो कॉस्ट है वो बहुत कॉस्ट कटिंग हो सकती है। जी सर, वो मेन कॉज बता दीजिए आप मेरे को, वो क्या है? सर ईवी के अंदर बेसिकली सर दो पार्ट्स होते हैं सर, एक मोटर और सर एक बैटरी। तो सर जो बैटरी है सर वो लिथियम आयंस की अभी बन रही है। लिथियम आयन की बैटरी क्यों? सर उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है सर वो काफी अच्छी होती है। क्यों होती है? सर जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं सर वो फास्ट होती हैं और सर उसी एक स्पेस के अंदर सर काफी ज्यादा चार्ज है वो स्टोर किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है। नो सॉरी सर। एनीवे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि भारत को इस क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेना चाहिए। शिव जी की खुद की क्यों नहीं तीसरी आंख खुल जाती है कि चलो यार भारत चलते ही हैं, भारत में मिल जाता है कुछ ऐसा, कुछ और एक और हिमालय उधर खड़ा कर दे, ऑटोमेटिक इधर आ जाए। मतलब शिव जी का कभी दिल नहीं पिघलता क्या, मतलब इस बात को लेके कैलाश मतलब कैलाश में बैठे हैं, खोल दे कभी तीसरी आंख? सर अब ये तो सर बॉर्डर तो बाद में बने हैं सर, पहले तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन सर ये जो अधिकृत करने वाला वो है सर, ये तो हर कंट्री की अपनी एक सोवरेनिटी है सर, उसी को प्रोटेक्ट रखते हुए अगर ये ट्रेड रूट्स खोले। कौन से दो रास्ते हैं जिनसे हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? सर अभी सर जो अभी जनरली जिस पे बात बनी वो तो लिपुले पास के थ्रू बनी है। ठीक है सर उससे पहले नेपाल होके भी जाया जाता था, शिपकिला सिक्किम होके भी जाया जाता था, और कुछ लोग सर नाथुला होकर जाया जाता था और शिपकिला के थ्रू। शिपकिला दर्रा कहाँ है? सर हिमाचल प्रदेश के अंदर। और लिपुलेक? सर लिपुलेक ट्राई जंक्शन पे है, नेपाल, चाइना और इंडिया के। ओके, उत्तराखंड के। ओके। और सर जो नाथुला है वो सिक्किम के अंदर। ये लिपुलेक में काला पानी विवाद क्या है? सर वहाँ पे 3 रीजन है, एक लिम्पू दरिया, एक काला पानी और सर एक लिम्पू या लिम्पिया दूरिया? सॉरी सर मुझे प्रोनाउंसिएशन में वो ठीक है, लिम्पिया दूरिया। ओके। तो सर एक सर ट्रीटी ऑफ सुगोली हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच। तो सर कब हुई थी ये ट्रीटी? सर 1816 का, 1816 में। सर उसके तहत जो काली रिवर है। कौन से युद्ध के बाद हुई थी? सॉरी सर युद्ध के बारे में तो ठीक है, आगे बताएं। काली नदी। तो सर उसमें सर जो काली नदी है सर उसको बाउंड्री माना गया था इंडिया और नेपाल की। सर अब जो हिस्टोरिकल जो कंटेंशन है दोनों के बीच उसके ओरिजिन को लेकर है सर, जहाँ पे चाइना मानता है कि जो काला पानी जो लिम्पिया दुरिया है सर वहां इसका ओरिजिन होता है, तो सर उसके ईस्ट में काला पानी और लिपुलेक दोनों पड़ते हैं। तो सर नेपाल के अनुसार ये दोनों रीजन, तीनों रीजन उसके हैं। सर इंडिया के अनुसार काला पानी जहाँ पर 2 ट्रिब्यूटरी मिलके काली नदी बनाती है। वो ट्रिब्यूटरी 2 का नाम बता दें। सॉरी सर उनके बारे में नॉलेज नहीं। ठीक है। तो सर अगर उसको देखें तो सर तो इंडिया के अनुसार जो लिम्पिया दुरिया, काला पानी और लिपुले है तीनों इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। ओके सर ये विवाद है दोनों। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल, एक ही देश 2 प्रतिस्पर्धी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन जाते हैं कई बार, जैसे भारत एससीओ का भी मेंबर है और भारत क्वाड का भी मेंबर है। जी सर। ऐसा कैसे हो जाता है, जबकि क्वाड को बनाने का मूल मकसद ही चीन को काउंटर करना था? सर अगर हम ऑफिशियल स्टैंड की बात देखें तो जो क्वाड है उसका एक ही पर्पज रहा है कि हमें फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बनाना है ताकि जो नेविगेशन है वो अच्छे से हो सके। सर लेकिन अगर हम एससीओ की देखें तो सर वो एक सिक्योरिटी और एनर्जी अलायंस है सर, वहां से सर ये दोनों कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री ही है अगर हम इसे इन्हें लॉन्ग टर्म में देखें। सर अगर अभी शॉर्ट टर्म की बात की जाए जहाँ पे चाइना और यूएस के इश्यूज हैं तो सर वो पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन अब आपको क्वाड के इंक्लूसिवनेस में बता देता हूँ कि जो 4 सदस्य हैं वो चारों ही आपस में भिड़ रहे हैं। जी सर। कि अमेरिका कहता है मैं आऊंगा ही नहीं क्वाड की मीटिंग में जो भारत में होनी है। जी सर। है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया के आपस में अपने इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अपने इश्यूज हैं। तो पहले तो एक तो मैंने बता दिया अमेरिका का अभी प्रेजेंट में क्या एजेंडा है कि हम आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे की वजह पिछले 3-4 महीने में ट्रेस की जा सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में मूलभूत वजह क्या है प्रॉब्लम की? सॉरी सर इसके बारे में जापान और ऑस्ट्रेलिया में क्या वजह है?
तो जब आपस में 4 लोगों ने बनाया इंक्लूजन के लिए, पैसिफिक एरिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए, खुद ही उलझ रहे हो, तो उसको बनाने की और इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का मकसद ही खत्म हो जाता है, तो क्यों कर रहे हो मीटिंग? सर पर इंडो पैसिफिक है सर, वहां से बहुत ट्रेड पास होता है, तो सर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है सर। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो सर ऐसे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज है वो सोल्व होता हमें नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो सर क्योंकि इंडो पैसिफिक ही आगे फ्यूचर में चाहे वो ट्रेड हो, चाहे नेविगेशन हो, चाहे वो मिलिट्री अफेयर्स हो, तो सर या स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हो, तो सर वो सब इंडो पैसिफिक से ही पास होके जाने वाले हैं। तो सर लॉन्ग टर्म के लिए क्वाड का अपना एक रेलेवेंस है। तो क्वाड का बाजा बजाते रहो बस। वैसे कहीं इसका नाम बड़ा स्टाइल से नहीं रखा बाजा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका? सर इन्फोरोले में कई बार इसको इस नाम से भी बोला जाता है। ठीक है सर। अमेरिकी अदालत ने, हाई कोर्ट ने ट्रंप की जो टैरिफ को है वो गैर कानूनी माना है। क्या तर्क दिए हैं इसके संदर्भ में? सर जो सर इससे जो यूएस की जो इकोनॉमिक सर जो मैन्युफैक्चरिंग हो सर सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर वो इससे काफी हैम्पर हो रही है, और जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स है सर उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सर वो अदालत के अंदर गए थे सर, उसके बेसिस पे डिसीजन दिया गया। तो ट्रंप तो कह रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो है वो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। सर अब उनके अपने मानने सर उनके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यही दिख रहा है कि जो अमेरिका की सोसाइटी है सर वो भी इसके लिए रेडी नहीं, क्योंकि सर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई 1 या 2 साल का फेयर नहीं है, उसे काफी टाइम लगता है बनाने में। तो सर शॉर्ट टर्म में तो सर नुकसान ही होगा अमेरिका को भी इससे। आप क्या मानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध थे, जी सर, कि इन संबंधों में है वो दरार क्यों आई है? सर उसके पीछे सर मेन रीजन तो सर एनर्जी सिक्योरिटी का ही है सर। जो इंडिया है सर वो रसिया से अपनी क्रूड ऑयल की सप्लाई वहां से इंश्योर करता ये है। तो चाइना भी ले रहा है वहां से, सर इंडिया से ही है वो। ऐसी क्या ट्रंप को है वो ऐसी चिढ़ हो गई कि है वो भारत तो बंद कर दे, चाइना लेता रहे, कोई दिक्कत नहीं। खुद अमेरिका भी ले रहा है सर। हाँ सर उसकी कई वजह हो सकती हैं सर। एक तो सर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सर उसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने सर कई बार बोले हैं कि उन्होंने मीडिएशन कराया है, जबकि इंडिया ने हर बार थर्ड पार्टी मीडिएशन का इनकार किया है सर। दूसरा इंडिया का जो यूपीआई है सर, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, वो कहीं सर वो काफी कंट्री के अंदर उसे रिकॉग्निशन मिल रही है और सर वो आगे बढ़ रहा है। और सर कई देश जो है वो गोल्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो सर इंडिया को लगता है, यूएस को लगता है कि इससे जो उसकी जो डॉलर की हेजेमनी है सर वो उसको कहीं ना कहीं अभी तो कोई चैलेंज नहीं, लेकिन इस दिशा में काम जरूर बढ़ रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में उसको चैलेंज मिल जाए सर। इसी वजह से ब्रिक्स नेशंस के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही थी। और सर तीसरा है सर एनर्जी सिक्योरिटी का सर, जो हम रसिया से ले रहे हैं तो सर वो हम ले तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इश्यू है उसके लिए रहे, लेकिन यूएस मतलब जो तीसरे उसके थ्रू दबाव बनाना चाहता है ताकि रसिया के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव पड़े। तो सर अगर होलिस्टिकली देखें तो जो हेजिमनी थी यूएस की सर वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसको चैलेंज मिलने के आसार है। और सर इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड का भी सर स्वागत करता है। तो सर ये सब सर चाइना के लिए खतरे से खाली चीजें नहीं है। चलिए, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए केशव जी, बैठे। कैसा लगा हमसे बातचीत करके आपको एजू? सर अच्छा लगा है? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। हाँ सर, दोनों ही तरह के क्वेश्चन थे, मतलब आप आसान मतलब आराम से पूछ रहे थे, सर ने ग्रिल करने की कोशिश करी, तो दोनों का ही मिक्स था, अच्छा था। दोनों का ही मिक्स अच्छा था। कौन सा मोक था आपका ये? सर इससे पहले मैंने 6 या 7 तो हो चुके हैं। हाँ, 6-7 हो चुके हैं। जब भी पूरी मेच्योरिटी आ चुकी है आप में, जो आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है यार। हमने अभी इंटरव्यू जितने लिए ना, काफी हद तक बहुत अच्छा इंटरव्यू है आपका। ओके सर, इसको ऐसे ही बनाए रखें। आपका हर लेवल पे टेस्ट किया, लेकिन आप हर लेवल पे आप खरे उतरे हैं यहाँ पे जी। बिल्कुल। एक जो थोड़ा सा जल्दी बोल रहे हो, फास्ट बोल रहे हो आप, जो उत्तर जो है ना वो थोड़ा सा धीरे देंगे ना तो और भी ज्यादा है वो उसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में बहुत अच्छा लगेगा है जो। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकी है जो आपका 8 तारीख को इंटरव्यू है आपका जी सर, अच्छा इंटरव्यू है। सारी चीजें हमने अभी जितनी बात कर सकते थे इस टाइम में जो, और सारे ही सेक्टर एक तरह से
खोल लेते सर, तो इंजीनियरिंग में भी पूछा आपको सब चीजें हैं जो बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू है आपका। ओवरऑल मतलब गुड परफॉर्मेंस है कुल मिला के, ओके अच्छी है, बेटर है। जी सर। और सर और किन किन सर जो आप तेज बोलने वाला बता रहे हैं उनके अलावा और किन किन चीजों में सुधार किया जा सकता है? नहीं, बस मैंने जो महसूस किया बस वही बता दिया मैंने थोड़ा सा। अच्छी पकड़ आपकी आईआर के मुद्दों पे, बहुत ही हाँ, शानदार बहुत पकड़ है। अच्छी है, बहुत मतलब मुझे रुकना पड़ा अच्छा। है ना, मुझे था कि यहाँ लेकर के लिम्पिया दूरिया पे ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। ओके सर। रियली आउटस्टैंडिंग। सुगोल की संधि जो भी हुई, और वर्तमान चीजों पर भी अच्छी पकड़ है। क्वाड वाला भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ठीक है शॉर्ट टर्म बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो भी बहुत अच्छा, मतलब उसके बाद में मेरे को चेंज करना ही पड़ा सवाल को कि हाँ चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मैंने ज्यादातर प्रयास वो किया कि सिचुएशनल चीज रखी जाए, कंजर्वेटिव और मॉडर्न में भी आप संभाल ले गए बात को, है ना। और जहां मैंने कहा कि अच्छा प्रॉब्लम है, तो आपने तुरंत माना, स्वीकार भी किया कि वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा दिक्कत है कि कार्बन एमिशन के नाम पे अपन मान सकते हैं। मतलब विजिट नहीं हुए। जी सर। मतलब ये ऐसा होने का मतलब होता है कि बस हाँ आप अब अगले सवाल पे चलो, मतलब एग्जामिनर या इंटरव्यूअर खुद ही अगले सवाल पे मूव कर जाएंगे फिर। तो बड़ी अच्छी लगी। हाँ खैर एंड कहीं नहीं है, थोड़ा अगर एनर्जी डिपार्टमेंट में तो एनर्जी से रिलेटेड चीजें जो हम शब्द उपयोग कर रहे हैं सर मैं बेसिक्स में हम कई बार वो हो जाते हैं, वो छोटी चीज भी। जी सर। सर ये सर मैं मानता हूँ। सर दूसरा कई बार समझ में नहीं आता इसका जवाब दूं कैसे। सर अब आप जो पूछना चाह रहे हो वो मेरे मन में भी, लेकिन समझ में नहीं आता कई बार उसका जवाब कैसे। डिफाइन एनर्जी, तो जो जब भी कोई भी किसी चीज को डिफाइन करने के लिए बोले ना, तो सिंपलेस्ट चीज जो उसकी लिखी हुई है उसको बताएगा कि ये है इसकी परिभाषा। ठीक है सर। मतलब ये तो 7th क्लास में बताते हैं एनर्जी की डेफिनेशन, जी सर। और 11th में भी यही है, और एमएससी में भी यही है डेफिनेशन। हाँ सर वो तो द पोटेंशियलिटी ऑफ वर्क डन इज एनर्जी। आप पोटेंशियल बताने लग गए, आप 2 पॉइंट से वहां तक आ गए, तो आप उसके एप्लीकेशंस क्यों बता रहे? जो मतलब क्योंकि आपने पूछा नेगेटिव बताओ, हालांकि इतना ब्लेंडेड नहीं है ये, बट चूंकि एक तो हम डिपार्टमेंट से हैं, दूसरा इलेक्ट्रिकल है उससे भी है, फिर साइंस से भी है, इसलिए जी सर। हाँ ये तो सर। और फिर आप यहाँ यही तो लेने आए ना कि अभी भी 7 मॉक देने के बाद में भी और किधर ध्यान देने की जरूरत है, वही तो लेने यहाँ पे आए हो। जी सर। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक था। नहीं, सब कुछ ठीक था आपका, हर जगह पे आपने जवाब अच्छे दिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस हों, आपने बिल्कुल क्लासिफाई करके बताया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मोड हों तो आपने उसको पूरा क्लासिफाई कर दिया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों में क्लासिफाई करके फिर अलग अलग बताया। तो सारे बैलेंस जवाब थे आपके कुल मिला के। वो चाइना वाला बड़ा अच्छा लगा, मतलब आईआर वाले मुद्दों पे अच्छा है। मैकडोनाल्ड और जॉनसन लाइन, अच्छा मतलब आई वाज सरप्राइज्ड, है ना। ठीक है। तो आपका डायमेंशन ऐसा था जहां पर वैसे ही सब्जेक्ट वाइज इतने सवाल हो गए, क्योंकि एक सीमा भी होती है। नहीं बस थोड़ा सा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को और आप तैयार कर लें, हालांकि एक दो थे भी बट वो थोड़ा फैक्चुअल थे, सिचुएशनल बेस्ड भी, तो आप संभाल ले गए। कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो तो उसमें भी आप अलग अलग डायमेंशन से सोचने की कोशिश करके जवाब दें, क्योंकि जब आप इतने जवाब देते जाएंगे ना तो वो तुरंत फिर फंसाने के मोड पे आ जाते हैं कि अच्छा एक बार और ढंग से ग्रिल कर ले। मानते ये बात? तो पहले कभी एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू देने का आरएस में? नहीं सर कभी नहीं। पीएसयू वगैरह में कहीं पे भी नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर में दिए थे। हाँ पर सर वहां पे मतलब इतना वो रहा नहीं। लास्ट मेरा इंटरव्यू था तो सर उन्होंने इधर उधर की बातें करके जल्दी से कैब जेमिनी में दिया था सर, वो वैसे ही कर दिया था। ओके ठीक। सर एक दो मेरे खुद के क्वेश्चंस थे सर, जो आपने आरपीएस वाला पूछा था, तो सर मुझे अभी तक वो भी एक जस्टिफाइड रीजन, मतलब मैं क्या बता सकता हूँ उसमें कि मेरी सर जो प्रायोरिटी है वो नीचे है आरपीएस। तो सर अगर उनमें पूछ लिया जाए कि आपकी टॉप 4 सर्विस प्रेफरेंस बताओ, और सर उसमें अगर आरपीएस ना मिले या फिर आरपीएस चौथे नंबर पर मिले, तो सर क्या रीजन फिर दिया जा सकता है? देखो पहला तो आपने रीजन सही दिया था कि मेरे जो मैं अपने आप में फिजिकल कंस्ट्रेंट्स मानता हूँ कि हर किसी की सर मजबूती होती है और हर किसी की कमजोरी भी होती है। तो जब मैं खुद को ही नहीं मानता मैं इस चीज के लिए सुटेबल हूँ, तो बेहतर है काम को कोई दूसरा करे। हर व्यक्ति हर चीज के लिए बना भी नहीं होता, जी सर, है ना। और दूसरी बात जो है वो आप कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी हवाला दे सकते हैं कि प्रशासन में सर फिर भी ऐसा रहता है, पुलिस की जॉब चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, 24 आवर्स भी कभी कभी एंगेजमेंट होता है। और आज मेरे पारिवारिक या खुद की जिम्मेदारियां, अकेले हो आप, भाई है कोई और? नहीं सर मैं ही हो ना, हाँ तो बस फिर तो परफेक्ट है। तो कुछ मेरी जो जिम्मेदारी उधर भी है, थोड़ा नेगेटिव वो ग्रिल कर सकते हैं। हाँ, तो ग्रिल करेंगे तो उसको भी आप संभालना सीखें। वो इस तरह से कि सर जिस दिन प्रत्येक पुत्र ही ऐसा हो जाएगा ना, तो फिर हमें पुलिस और प्रशासन की न्यूनतम आवश्यकता होगी। ऐसे में ग्रिल करेंगे वो, है ना। और ग्रिल करते आप ये कहें बिल्कुल। सर मेरा व्यक्तिगत ये विचार हो सकता है, जरूर नहीं आप इससे सहमत हो, बिल्कुल। पर सर जिस दिन हर भारत का बेटा ऐसा हो जाएगा, उस दिन हमें पुलिस और प्रशासन की आवश्यकता ही न्यूनतम होगी। वो हर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही 24 घंटे की सर्विस मानेंगे वो। हाँ। सर।
है ना? उसमें फिर न्याय नहीं करेंगे, आप ये कहेंगे आपको जो जब भी ऐसा होगा, और ऐसा नहीं सर न्याय नहीं की, न्याय हर व्यक्ति ने किया है, बट मुझे ये दो मेन कंस्टेंट्स नजर आए। लेकिन इसके अलावा और कोई आंसर होता भी नहीं है इनका, ही नहीं, प्रैक्टिकल जवाब भी यही है। इन दो के अलावा कोई तीसरी वजह उनको भी पता है, उनको भी पता है कि जो सब लोग यही जवाब दे इन दो में से भी आपने दिया वो बेहतर है। ओके सर। कि मैं मेरी अपने आप को है वो आरपीएस के लिए सूटेबल नहीं मान रहा हूँ, ना फिजिकल कंस्टेंट, इसलिए मैं उसमें न पढ़कर मैं दूसरे को मौका देना चाहता हूँ जो अपने आप को उसके लिए वो ज्यादा मेरे से भी ज्यादा फिट मान रहा हो। उसमें वो लाइन जोड़ ले जो मैंने आपको अभी कहा कि हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना होता सर, सबकी अपनी स्पेसिफिसिटी होती है और सबकी अपनी अपनी कमियां भी होती है। मुझे अपनी कमी का एहसास है। ओके सर, है ना? हाँ। सर और एक लास्ट क्वेश्चन था कि सर जो भी एसआईआर चल रही है, हाँ। तो सर समरी रिवीजन जैसे टाइम पर होते रहते हैं, तो सर एसआईआर क्यों किया जा रहा है सर? इसका ना तो इलेक्शन कमीशन ने कोई वैसा वैलिड जवाब अभी तक दिया है। सर मैंने जैसे अशोक लवासा सर के इंटरव्यू देखे थे, तो सर उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी इस चीज का आंसर नहीं कि एसआईआर अगर आधार वगैरह नहीं मांगे जा रहे हैं तो वो क्यों की जा रही है। तो सर अगर ऐसा इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि जब समरी रिवीजन हमारे पास होते हैं तो हमें एसआईआर की क्यों जरूरत है, सर उसका क्या आंसर दिया जा सकता है? ये तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हो सकता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स है वो समय समय पर है वो किए जाते रहे हैं, आवश्यक समय की आवश्यकता के अनुसार है वो। जो देश में जो इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं रोहिंग्या की और ये पश्चिम बंगाल में दूसरे ये जो बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ है, और वो लोग आके जो हमारे यहाँ पे वोटर बन रहे हैं उसको रोकने के लिए इस तरह की कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। और एसआईआर है वो बिहार से शुरू किया, इसमें कोई गलत काम किया। लेकिन सर जो इलेक्शन कमीशन ने अपने आंकड़े दिए 65 लाख को जिनके नाम डिलीट किए गए, सर उसमें तो किसी फॉरेनर का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। किसका? सर जो चाहे बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या। ये नहीं दिया गया, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री तो यही है। अच्छा सर, इसके पीछे की हिस्ट्री तो यही है, मकसद तो यही था, मकसद तो यही है। ओके सर। आज भी मकसद है वो इलेक्शन कमीशन का बिहार से ज्यादा है वो पश्चिम बंगाल है। ओके, तो सर यही बोला हाँ, है। यही बोला जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। तो उसमें तर्क कर सकते हैं, तो आप जो तर्क करें, कोई रिफॉर्म्स है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके सर। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई घटना होने पर ही हम जो रिफॉर्म्स शुरू करें हैं जो, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के ऊपर ये भी तो आरोप लगते हैं कि सब ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, इसको चालू क्यों नहीं किया, रखा क्यों नहीं। और वो तो जब भी करेंगे जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो आप कहीं पे भी देख लो आप। जी सर। भारत को हिंदू राष्ट्र कहने में भी है वो आज कितने लोगों को प्रॉब्लम है ना, वो तो है ही। अब इसका क्या कर सकते हो आप?